प्रोसिक्यूशन स्टोरी के अनुसार शिकायतकर्ता महिला की पहली शादी से एक बच्चा हुआ था, लेकिन उस शादी से महिला का डाइवोर्स हो गया था। महिला ने एक कॉलेज में लेक्चरर का पद प्राप्त कर लिया था। उसी दौरान उसकी वर्तमान आरोपी से मुलाकात हुई। कहा जाता है कि 2012 में एक फंक्शन में आरोपी और महिला ने खुद को पति पत्नी की तरह पेश किया था। महिला का आरोप है कि वह जून 2013 व मई 2014 में गर्भवती हुई थी, लेकिन उसका गर्भपात करवा देने के लिए उसे बाध्य किया गया था। उसके बाद आरोपी ने महिला से क्रमशः मिलना बंद कर दिया और आखिरकार 4 अगस्त 2014 को महिला ने पुडुचेरी के पुलिस स्टेशन CBCID में सेक्शन 417, 376, 420, 354A, 506 पार्ट 1 और 34 IPC के साथ सेक्शन 66A IT एक्ट 2000 के तहत एक केस रजिस्टर करवा दिया। पुलिस ने जांच की और सेक्शन 354A, 506 IPC के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक चार्जशीट फाइल कर दी। महिला ने गंभीर अपराधों में चार्जशीट ना फाइल करने के लिए प्रोटेस्ट पिटीशन नहीं लगाई, बल्कि महिला ने एक नया रास्ता चुना। उसने सेक्शन 173 8C RPC की एक एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट कोर्ट में लगाई कि कोर्ट पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हुक्म दे दे। उसने एप्लीकेशन में कहा कि ऐसा बहुत सा साक्ष्य है जो उसका और आरोपी का विवाह होने की बात को दर्शाता है। उसने यह भी कहा कि आरोपी का विवाह पहले से ही मीना के साथ हो रखा था, इसलिए वह अब शिकायतकर्ता महिला के साथ विवाह करने के लिए अयोग्य है। 14/12/2020 के अपने एक ऑर्डर द्वारा मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 173 8C RPC की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। इसके विरुद्ध महिला हाई कोर्ट में पहुंची। हाई कोर्ट ने भी महिला की डिवीजन को डिसमिस कर दिया कि इस मामले में सेक्शन 173 8C RPC लगाए जाने का कोई आधार नहीं है। हाई कोर्ट द्वारा इस डिसमिसल के खिलाफ महिला सुप्रीम कोर्ट में आई। यहां आरोपी को सर्विस तो हो गई थी, लेकिन वह कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। कोर्ट ने कहा कि एक सामान्य और प्रचलित तरीका तो शिकायतकर्ता के पास यह था कि महिला पुलिस द्वारा आरोपों को हटाए जाने को अपने प्रोटेस्ट पिटीशन के द्वारा चुनौती दे देती, लेकिन यहां पर महिला ने सेक्शन 173 8C RPC के तहत एप्लीकेशन लगाई है। कोर्ट का कहना था कि हालांकि इस सेक्शन 173 8C RPC की एप्लीकेशन में भी उसने सेक्शन 376, 417 और 420 IPC के अपने आरोपों के पक्ष में तर्क दिया था, क्योंकि उसने अपनी शिकायत में आरोपी के खिलाफ ये वाले आरोप लगाए थे, तो उन्हीं के पक्ष में उसने तर्क दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हमें यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 173 8C RPC की एप्लीकेशन को एक प्रोटेस्ट पिटीशन की तरह से ही व्यवहार क्यों नहीं किया। एप्लीकेशन के कैप्शन के आधार पर उस एप्लीकेशन का कानूनी दायरा तैयार नहीं किया जा सकता है। एप्लीकेशन का सार समझा जाना चाहिए था मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा, और सार यह था कि पीड़िता पुलिस द्वारा तफ्तीश में छोड़े गए सेक्शंस पर ध्यान आकर्षित करवाना चाहती थी। उस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए था। आज का केस है XXX वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड थ्रू द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। क्रिमिनल अपील नंबर 562 ऑफ 2024 थी, जो SLP क्रिमिनल नंबर 11685 ऑफ 2022 में अराइज हुई थी। इसे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस KV विश्वनाथन के द्वारा 2 फरवरी 2024 को डिसाइड किया गया था। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह देखते हैं कि आरोपी एक पुलिस ऑफिसर है, उसके द्वारा आईओ के ऊपर प्रभाव डालने का आरोप महिला ने लगाया है और इस आरोप को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हर कोर्ट का यह फर्ज होता है कि जहां भी अन्याय होता दिखे तो उस पर भारी चोट की जाए और पीड़िता की आवाज को सुना जाए।
इस केस में पीड़िता महिला ने आरोपी के ऊपर कुछ आरोप बहुत स्पष्ट रूप से लगाए हैं और वे ये हैं, पहला, आरोपी का मीना के साथ पहले से विवाह हो चुका है, इस तरह वह पीड़िता के साथ दूसरा विवाह नहीं कर सकता था। दूसरा आरोप है कि आरोपी एक सरकारी अधिकारी था, इसलिए पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी महिला से शादी करना उसकी सर्विस का एक मिसकंडक्ट होता। तथा तीसरा आरोप था कि पहली चार्जशीट में साफ लिखा गया था कि दोनों साथ साथ रहते हैं और उनके बीच में शारीरिक संबंध भी चल रहे हैं। यदि ऐसा था तो पुलिस आयोग को यह भी जांच करनी चाहिए थी कि क्या ये शारीरिक संबंध उस कथित विवाह दिनांक 13/9/2012 के आधार पर बने थे और उसके बाद से चलते आ रहे थे, या फिर यह एक सहमति के आधार पर बनी और चली लिव इन रिलेशनशिप थी। इसी तरह से आईओ ने कभी उन अस्पतालों या क्लिनिक्स में जाकर जांच करनी मुनासिब नहीं समझी जहां पीड़िता ने 2 बार अबॉर्शन करवाने का आरोप लगाया था। हालांकि हम पक्का नहीं कह सकते हैं कि वह कभी उन स्थानों पर भी गया होगा और पड़ोसियों के बयान भी रिकॉर्ड किए होंगे जहां पर महिला ने आरोपी के साथ पति पत्नी के रूप में रहना बयान किया है। जबकि इन्हीं बातों से तय होता है कि आरोपी पर सेक्शन 376, 417 और 400 आईपीसी बनेगा या नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मजिस्ट्रेट द्वारा सेक्शन 173(8) सीआरपीसी में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश देने के लिए एक बिल्कुल फिट केस था। इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया जाना उचित था, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश न देने से महिला पर अन्याय हुआ है। इसलिए हम मजिस्ट्रेट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के आदेशों को डिसमिस करते हैं और महिला की एप्लीकेशन को स्वीकार करते हैं। महिला की एप्लीकेशन क्या थी कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाया जाए और जिन बातों को 376 आईपीसी के आरोपों को मैं कह रही हूं उनके सबूतों पर भी विचार किया जाए। यह महिला की एप्लीकेशन थी। अब पुलिस आयोग को यह जांचने के लिए कि सेक्शन 376, 417 और 420 आईपीसी का अपराध हुआ था या नहीं हुआ था, आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना होगा। आरोपी की हैसियत को देखते हुए हम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम पुडुचेरी सरकार को आदेश देते हैं कि सीधे आईपीएस नियुक्त हुई एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई जाए, जिसमें कम से कम 2 डीएसपी व इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हों। यह एसआईटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। मजिस्ट्रेट कोर्ट को कानून के अनुसार आगे बढ़ना होगा। अब कुछ सवाल हमारे भी। कक्षा में पिछली बेंचों पर बैठे विद्यार्थियों की तरह कुछ बातें हमें इस केस में बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। हो सकता है कि हमारे विद्वान व्यूअर्स उनको जान गए हों और वे हमें समझा सकें। यदि 1-2 हफ्ते पहले आए भिवानी होटल वाले केस में, जिसका लिंक हम नीचे यहां दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में नाम भी दे रहे हैं, यदि भिवानी होटल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट को वह महिला उस केस की पढ़ी लिखी और 28 साल की समझदार महिला लगी थी, तो इस केस में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर काम करने वाली यह महिला समझदार और पढ़ी लिखी क्यों नहीं लगी? हो सकता है कि इस केस का आरोपी कोई दरोगा वगैरह रहा हो, लेकिन उसके दारोगा होने मात्र से इस केस में डायरेक्ट आईपीएस, 2 डीएसपी, इंस्पेक्टर्स आदि की टीम इकट्ठी कर देने का आदेश क्या हर केस में जो इस तरह का केस हो उसमें दोहराया जा सकेगा? सेक्शन 173(8) सीआरपीसी में जांच के बाद पुलिस अधिकारियों की शक्तियों की बात की गई है। क्या इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्याख्या को इंडियन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का नियमित भाग बनाया जा सकता है? स्टेट थ्रू सीबीआई वर्सेस हेमेंद्र रेड्डी वाले केस में अप्रैल 28, 2023 को दिए हुए उन निर्देशों का क्या होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया था कि मजिस्ट्रेट की फर्दर इन्वेस्टिगेशन की शक्ति सेक्शन 156(3) सीआरपीसी से निकलती है? तो अब तो यह आरोपियों के लिए और एडवोकेट्स के लिए बहुत कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी कि यदि उन्हें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन लगानी पड़े तो वह 156(3) सीआरपीसी में लगाई जाए या 173(8) सीआरपीसी में लगाई जाए, जैसे इस केस में इस महिला ने लगाई थी।
यदि इस केस में दी गई कसौटियों को सामान्य क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में नहीं अपनाया जा सकता है, तो एक ही केस में चलने वाले रूल्स का दिया जाना और वह भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या एक स्वस्थ न्यायिक परंपरा की सूचना देता है? हम सब इस देश में एक बेहतर कानून व्यवस्था चाहने वालों को इन सवालों के जवाब निरंतर ढूंढते रहने होंगे। इन पर चर्चा भी हमको जरूर करनी होगी। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।